देखिए फ्रेंड्स, हम टेस्ट नंबर 73 के ज़ूलॉजी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे पिछले 5-6 टेस्ट से मैं इस 73 टेस्ट को कंपेयर करूं तो ये काफ़ी इजी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से लॉजिक पर बेस्ड हैं, वन गो आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फैक्ट याद है तो आप सीधे उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए हाई स्कोरिंग होगा। आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हमारे नोट्स को फॉलो कर रहा है, हमारे नोट्स के अंदर दिया गया है। तो अगर आपने क्लासरूम नोट्स अच्छे से लिखे हैं तो उसमें से भी आंसर्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के बाहर से हैं नो डाउट कुछ क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी हम अपने नोट्स को कवर करते हुए अगर देखेंगे तो ये सारे टेस्ट के आंसर, इस टेस्ट के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम देने में कैपेबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हमें पता है, हम एक्सॉन के अंदर इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो कहलाती है एक्सोलेमा। क्या कहलाएगी? एक्सोलेमा। एक्सॉन की मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा। ठीक है, ये मैं एक्सॉन लिख रहा हूँ। एक्सॉन इम्पल्स ट्रांसमिशन से पहले रेस्टिंग स्टेज में होता है। और रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है? रेस्टिंग स्टेज का मीनिंग है बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होना। ये रेस्टिंग स्टेज का मीनिंग है। तो डीपोलराइजेशन से पहले रेस्टिंग स्टेज होगी। रेस्टिंग स्टेज में आउटर पॉजिटिव और इनर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए आप, करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं अब। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to D। सिस्मोइड जॉइंट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट present between the cranial bones. Insulin dependent diabetes mellitus is an autoimmune disorder. Tetany is characterized by rapid spasm in nerve. How many of the above statements are false? तो देखिए, ये अकेला ठीक है। सिस्मोइड जॉइंट नहीं होकर के बोन होती है। टिटेनी मसल से रिलेटेड है, ना कि नर्व से। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हैं। तो देखिए, हमें इसमें फैक्ट पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं है। आईडीडीएम एनसीईआरटी में है, तो उसके हिसाब से हम इसको चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। कैंसर सेल्स लूज कॉन्टैक्ट इनिबिशन, बिल्कुल सही है। अगर कॉन्टैक्ट इनिबिशन में रहेंगी सेल्स तो नॉर्मल माइटोसिस करेंगी। अब नॉर्मल माइटोसिस कॉन्टैक्ट इनिबिशन के ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट होता है। क्रैक और कोक यूजुअली स्नॉटेड, काफ़ी हद तक ठीक है। हशीश अ कैनाबिनॉइड, कैनाबिस सटाइवा इससे मिलती है। स्मोकिंग कॉजेज लिम्फोमा, लिम्फोमा नहीं है, एम्फाइसिमा है। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड नीडल्स। तो देखिए, ये भी ठीक है। एसटीडी तो है ही, ये हमें पता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तब ऑप्शन बी इसके अंदर बिल्कुल सही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं अब। विच सेट ऑफ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। क्या है ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये वाला पार्ट, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। इसका सबसे बड़ा पार्ट ये कहलाता है पार्स डिस्टेलिस।
क्या कहलाएगा, पार्स डिस्टेलिस। ये इसका सबसे बड़ा पार्ट है और इसका ये जो लंबा स्टॉक है, इस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोल रहे हैं दोस्तों इसको, इनफंडिबुलम। तो ये जो स्टॉक है ये इनफंडिबुलम के नाम से जाना जाता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, ये गलत हो गया, ये हाइपोथैलेमिक सीक्रेशन है। एडीएच ये गलत हो गया, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। टीएसएच मेमोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच और प्रोलैक्टिन, ये बिल्कुल सही है, दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है। आईसीएसएच एंड ऑक्सीटोसिन, तब आईसीएचएच इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच जिसको एलएच भी कहते हैं, तो ये तो ठीक है। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमिक सीक्रेशन है, रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तब ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो ये आंसर कर पाएंगे। आइडेंटिफाई दी एंटीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ। आइडेंटिफाई दी एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एग्जिस्ट एज मोनोमर, मोनोमर का मतलब एक सिंगल वाई शेप मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही मिलेगी, तब इसको हम मोनोमेरिक एंटीबॉडी कहते हैं। अब वाई शेप, सिंगल वाई शेप कंडीशन में कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो सिंगल वाई शेप फॉर्म के अंदर देखिए, एक तो सबसे छोटी आईजीजी मिलती है, फिर उसके बाद आईजीडी भी इसी मोनोमर की फॉर्म में है ना, इनमें से कोई एक हो सकती है, या फिर आईजीई, ये तीनों ही मोनोमेरिक एंटीबॉडी हैं। तो मोनोमेरिक एंटीबॉडीज़ ये तीनों कहलाएंगी। तो देखिए, एक तो मोनोमर की फॉर्म में है, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। हाईएस्ट इन कंसंट्रेशन, ये तो सीधा आंसर आ गया, आईजीजी। इसकी कंसंट्रेशन सभी एंटीबॉडीज़ में मैक्सिमम होती है, 65%, कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो जाती है, तब ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। The first movement of the fetus are usually observed during 7 months of the pregnancy. NCERT में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। Umbilical cord possesses 100% fetal blood, यहाँ पर 99% लिखा है। At puberty, in female, each ovary contains about 60 to 80,000 primary follicles. ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए थर्ड ही करेक्ट है, बाकी यहाँ पर ये गड़बड़ है, इसके अंदर ये गड़बड़ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहे हैं अब। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जोना रेटिकुलेटा फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जोना reticulata forms the inner layer of adrenal cortex. एड्रिनल कॉर्टेक्स का या एड्रिनल ग्लैंड का मैं सेक्शनल व्यू देख रहा हूँ। ये तो है मेड्यूला, ये जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और सबसे अंदर वाला जोना रेटिकुलरिस, तो ये तो ठीक हो गया। इंसुलिन इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज इन पैंक्रियाटिक जूस। देखिए पैंक्रियाटिक जूस में थोड़ी आएगा, ये तो ब्लड में आएगा, तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक है वो सीक्रेशन साइट को लेकर के है। पैराथॉर्मोन एंड थायरॉक्सिन आर एंटागोनिस्टिक। पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्टिक थायरोकैल्सिटोनिन है, जो पैराफॉलिकुलर सेल से निकलता है। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो 2 इनकरेक्ट हैं,
एक ही सही है यहाँ पर, ए स्टेटमेंट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19, द क्रॉस दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हिनी। देखो अब दो हाइब्रिड्स के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। कौन मेल है और फीमेल किस जीनस की है। जीनस अलग अलग, स्पीशीज़ अलग अलग होगी। तो देखिए म्यूल, इसमें मेल जो होता है वो डोंकी है, फीमेल हॉर्स है। हिनी के अंदर मेल जो होता है वो हॉर्स होता है और फीमेल जो होती है वो डोंकी होती है। देखिए अब इससे आंसर आता है क्या, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स हिनी बनाएगा। म्यूल में मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17, menstrual cycle is ceased during pregnancy is due to negative feedback of, हमेशा याद रखना है menstrual cycle चले इसके लिए FSH चाहिए। FSH क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, और प्रोजेस्ट्रॉन हमेशा एंटी FSH हार्मोन होता है। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा होगा तो FSH नहीं रिलीज़ होगा, और FSH नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगा। तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोम्स। मेंबर्स पजेसेस 6 to 15 स्लिट्स, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 5 to 16 होना चाहिए, लिखा है 6 to 15, गलत हो गया। माउथ इज सक्टोरियल विदाउट जॉ, बिल्कुल सही है। एम्बायोस्टोमा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, नहीं, एम्बायोस्टोमा तो एक सैलामेंडर है और ये एम्फीबिया में आता है। तब ये वाली ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है और सक्टोरियल होता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। पहला, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम with sperm occurs outside the female body in the laboratory, बिल्कुल सही है। The resultant zygote up to 8 blastomeres stage is transferred to test tube for further development, नहीं, ये गड़बड़ हो गया है ना, ये यूट्रस होना चाहिए था। 8 है ना, तो ये फेलोपियन ट्यूब होनी चाहिए थी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इनटू फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी ये दोनों सही हैं, तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग connotations are not true about the special creation theory of the origin of life। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसको NCERT में पूरा एक पैरा इसके ऊपर दिया गया है। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले फादर स्वरेज हैं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में क्या बताया गया, सबसे पहले अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है, एक सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही कर दी गई। दूसरा, डाइवर्सिटी, जब से ये ऑर्गेनिज्म बने तब से सेम डाइवर्सिटी मौजूद है। तीसरा, कोई भी फॉर्म एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती। ठीक है,
तो देखिए ये भी गलत है। डाइवर्सिटी जैसा हम प्रेजेंट डे में देखते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी, ये नई स्पीशीज़ नहीं बनती हैं, जितनी बनी है उतनी ही अवेलेबल हैं। तो अब इसमें हमें क्या देखना है? नॉट ट्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, बिल्कुल ठीक है ना। जैसा बना है वैसे के वैसे ही आज भी हमें दिख रहे हैं। अर्थ 4000 ईयर ओल्ड है, डाइवर्सिटी हमेशा से ही ऐसी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, नहीं, अगर ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में आ जाता तो हम उसको सही मान लेते, काफ़ी हद तक सही मान लेते। तब ऑप्शन सी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट नहीं है। अब देखिए मैच द कॉलम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन। देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, क्रो-मैग्नन फिर से यहाँ पर आ रहा है। क्रो-मैग्नन एनसीईआरटी ने ज़रूर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर क्वेश्चंस बनते रहे हैं, तो हमें भी ये बहुत बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए, हमें देखना चाहिए क्रो-मैग्नन मैन को, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन। तो देखिए ब्यूटीफुल केव पेंटिंग क्रो-मैग्नन के नाम पर जानी जाती है। निएंडरथल मैन, सेरिमोनियल ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडी, यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। होमो इरेक्टस, क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी। अब कौन सा रह गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को एप मैन के नाम से भी जानते हैं। तब देखिए ए के साथ 1, बी के साथ 3rd, सी के साथ 2nd और डी के साथ 4। तो ऑप्शन डी पूरी तरह से करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए डैश ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सीक्रेट्स डैश एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो देखिए ये एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसको एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से आएगा? ये इंटेस्टिनल जूस से आएगा। कहाँ से आएगा? इंटेस्टिनल जूस से। तो एंटेरोकाइनेज इंटेस्टिनल जूस से आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और एंजाइम एंटेरोकाइनेज हो गया। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा, एंटेरोकाइनेज, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। विच सेट ऑफ फैक्टर्स कैन मूव द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टूवर्ड्स द राइट? तो देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, तब इस वजह से ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो परसेंटेज ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन बढ़ रही है। ऐसा कब होगा? ये टिश्यूज़ में होगा जब ये राइट शिफ्टिंग होगी, वहाँ पर CO2 ज़्यादा होती है, वहाँ पर CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, और जो pH ऑफ ब्लड है वो एल्केलिनिटी की तरफ ज़्यादा है ना, एल्केलाइन नेचर जो है वो एसिडिक नेचर जो है वो ज़्यादा है ना। जो वेनस ब्लड है जिसमें CO2 ज़्यादा है उसकी pH होती है 7.45 सॉरी
7.35 7.35। ये वीनस ब्लड की पीएच है। आर्टीरियल ब्लड की पीएच कितनी है? इसकी पीएच होती है 7.45। तो ये स्लाइट एल्केलाइन है, ये एसिडिक है, लो पीएच है। तो देखिए बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 4 अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड आवर बॉडी हैज़ the ability to alter the heart rate, cardiac output but not stroke volume। एक स्टेटमेंट तो ये है। सेकंड देखिए, P wave in ECG marks the atrial systole। ये तो बिल्कुल सही है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन यानी एड्रिनलिन acts on SA node and increases the heart rate as well as stroke volume। How many statements are correct? बिल्कुल सही है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। तब 45 में ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में हैंडी लूप कॉर्टेक्स में होता है। ये तब काम कर रहे होते हैं जब बॉडी के अंदर नॉर्मल वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। कोर्टिकल नेफ्रॉन जब भी काम करते हैं तो डाइल्यूशन मैकेनिज्म पर बेस्ड ये फंक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को ऑल्टर नहीं किया जाता, बढ़ाया नहीं जाता। तब कंपैरेटिवली डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए हमें इनकरेक्ट पहचानना है ना, तो पहले मैं इनकरेक्ट को पहचान लेता हूँ। These are mainly concerned with urine concentration। बिल्कुल भी नहीं है, डाइल्यूशन मैकेनिज्म पर है तो यूरिन कंसंट्रेशन पर कंसर्न होंगे ही नहीं। तो पहली बार में ही हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। साहिवाल काउज इन पंजाब वर डेवलप्ड थ्रू। अब देखो याद रखना है, एनसीईआरटी में साहिवाल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो बताया गया है। यहाँ पर यह है कि साहिवाल कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी कहलाएगा। ठीक है, क्या है ये? आउट ऑफ एनसीईआरटी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, बिल्कुल ठीक है। पंजाब में इसको कैसे डेवलप किया गया है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, और इसको पाला गया है। वाइल्ड काउज में आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इसको अलग किया गया है। तो साहिवाल काउ किस तरह से बनी है, किस तरह से डेवलप की गई है? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जैसे हमने हर्ड में से जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको अलग कर लिया, फिर उनमें ब्रीडिंग कराई, फिर से जो आए उनको अलग कर लिया, ऐसे करके हमने उसको डेवलप किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इन ह्यूमंस ब्लड पासिस फ्रॉम द पोस्ट केवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट इज़ ड्यू टू। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर भी ब्लड को भेजा जाना है वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट का बनना ज़रूरी है। नहीं तो ब्लड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। तो इन्फीरियर वेना कावा या पोस्ट केवल से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर राइट एट्रियम में जो प्रेशर है वो इस ब्लड वेसल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये ब्लड एंटर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी, एनसीईआरटी बेस्ड ही ये क्वेश्चन कहलाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कार्टिलेज इज़ एब्सेंट? टिप ऑफ नोज़ कार्टिलेज की होती है, हमें पता है ना। फिर इसके बाद एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये भी कार्टिलेज का होता है। क्रेनियल बोन्स के बीच में तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, यहाँ कार्टिलेज नहीं होता है। एडजस्टेंट
या जॉइनिंग बोन के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी हाईलाइन कार्टिलेज होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? जब बर्थ रेट ज़्यादा हो और वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के रह रहे हों, ये डेथ रेट से और वहाँ से जाने वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तो पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। तब देखिए ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। पहला, 900 restriction enzymes have been isolated from over 200 strains। ये तो ठीक है। The first restriction exonuclease was Hindi second। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ये, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइजेज सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो एक बार, 200 स्ट्रेन से नहीं लिए गए, 900 ज़रूर पता लग गए, तो ये पहला वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फिर से देखिए, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 200 स्ट्रेन्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के 200 स्ट्रेन्स ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है। तब इसमें जैसे हम टोटल स्ट्रेन्स की बात करें तो जो फिगर एनसीईआरटी में दिया गया है वो शायद 230 के आसपास है। तो 200 के बजाय 230 स्ट्रेन्स, तो बहुत माइन्यूट सा हमें इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए आप, अगर बिल्कुल पिन पॉइंटेड फैक्ट याद है तो हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखने में, ठीक है। तो वहाँ पर 200 के बजाय 230 होना चाहिए था, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। 85th क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन या फिर कर्कुमिन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एल्केलॉइड्स। देखिए, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन तो एक नेचुरल एल्केलॉइड है जिसको ड्रग की तरह, एंटी कैंसर मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सब के सब अब दो अलग अलग हो गए। विनब्लास्टिन भी होता तो हम आंसर 1 मार्क कर देते, लेकिन कर्कुमिन भी दे दिया, तो ये दोनों मिला करके एल्केलॉइड्स कहलाएंगे, ठीक है। 87th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथोराइज्ड फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक रिसर्च। तो देखिए हमारे कंट्री में ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो इस तरह की रिसर्च को चेक रखती है। बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। 86th देखिए, कॉटन बॉलवर्म आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन प्रोटीन्स दैट आर कोडेड बाय। बॉलवर्म एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। क्राई 1AC और क्राई 2AB ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं। क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए काम आता है, ठीक है। ये जो क्राई 1AB है ये किसके लिए? कॉर्न बोरर के लिए। और ये बॉलवर्म के लिए। तब करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ड्यूरिंग जीन थेरेपी
जीन इज इंसर्टेड फॉर, जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, हम एक करेक्टेड जीन को डाल रहे हैं। तब इस जीन की वजह से जो पुराना डिफेक्टिव जीन है उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह पर हमने सही जीन डाल दिया। तब हम जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर को सही कर रहे हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 88, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, अमीबियासिस किससे होता है? ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इससे अमीबियासिस होता है। ये एक प्रोटोजोआ की क्लास सार्कोडेना का मेंबर है। तो देखो आप, करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर 1 है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सार्कोलेमा इज प्रेजेंट। अब सार्को जो प्रीफिक्स है ये हमेशा मसल के लिए आता है। तो सार्को ये जो प्रीफिक्स है, देखिए क्या है, सार्को को मसल सेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए मायो या मसल फाइबर्स के लिए सार्कोलेमा यूज़ करते हैं। तो मसल फाइबर या मसल सेल एक ही बात है और उसकी मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सीधा ही डायरेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये टेस्ट हमने जो अभी डिस्कस किया है ये टेस्ट 73 है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पेपर है, काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं बिल्कुल। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इनमें भी बहुत